हलाल प्रोडक्ट के नाम पर देश के बाजार को, कोई ऐसा बाजार नहीं बचा है, देश के बाजार का इस्लामीकरण होगा। दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खुसूसी तौर पर और उमूमी तौर पर पूरे देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन का एक इशू है। इसके ऊपर कुछ सियासत हो रही है और कुछ टेलीविजन के ऊपर चर्चाओं का दौर शुरू है। सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरे के पूरे इशू का फ़ायदा किसको होने जा रहा है, क्या सरकार को, पार्टियों को या फिर कारोबारियों को? तो कारोबारियों को फ़ायदा तो इसलिए नहीं होने जा रहा क्योंकि वहाँ कारोबार लोगों के बंद होने जा रहे हैं। जब बात कारोबारों की होती है, बिजनेसेस की होती है, तो हमारे जहन में और बहुत सी चीज़ें आती हैं। जाहिर है हिंदुस्तान का जीडीपी उससे के साथ एसोसिएटेड होता है। फिलहाल हमें हलाल सर्टिफिकेशन पर रहना है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कुछ लोगों का ये इश्काल है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये तुगलकी फरमान किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए या जारी किया गया है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा 17 नवंबर को लखनऊ से चलकर अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देश का सबसे तेज अमल में आने वाला पहला मुकदमा बताया जा रहा है जब किसी नागरिक की एफआईआर पर 18 घंटे के अंदर किसी प्रदेश की सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी करके संवैधानिक कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई पूरे राज्य में आनन फानन शुरू कर दी गई थी। इससे पहले हमारी जानकारी में कोई कार्रवाई पब्लिक में ऐसी नहीं है जिस पर तत्काल सरकार ने एक्शन लिया हो। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ के अलावा कई जगहों पर एफएसडीए की टीम ने छापेमारी की और हलाल प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया। बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स के निर्माण, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और ख़रीदो फरोख्त किए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की सरकार का आदेश है। याद रहे, फिलहाल ये प्रतिबंध केवल यूपी में घरेलू बाजार में ही प्रभावी होगा। इस बहाने देश की जनता को हलाल और हराम के फ़र्क को समझने और समझाने का मौका मिल गया। ये एक अच्छी बात है। बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा लखनऊ में हजरतगंज थाने में एफआईआर कराई गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात है, देश में एक विशेष वर्ग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उस एफआईआर में ये मेंशन किया गया था कि देश का एक वर्ग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और कुछ कंपनियों के साथ मिलकर एक साजिश रच रहा है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि राष्ट्र विरोधी साजिश रचने और आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने वाले लोग सर्टिफिकेट इशू करने वाली कंपनियां चला रहे हैं। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह नामी हैं। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी, साजिश रचने, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि पिछले कई वर्षों से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार एक खास समुदाय और उनके कारोबारों के बायकॉट करने की मुहिम चलाई गई है, जैसा कि आपको ज्ञात है, और उसके बार बार वीडियोस सामने आते रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार हलाल प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाना चाहती है या हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर फेक सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों को बंद करना चाहती है, या फिर इसकी आड़ में किसी खास वर्ग के कारोबार पर हमला करना मकसद है। इन अदर वर्ड्स, ये भी कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान के कारोबार पर एक हमला है। अल्टीमेटली तो हर एक स्टंट के पीछे राजनीति मकसद होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जबकि कुछ जन लाभकारी योजनाएं भी हुआ करती हैं या उनका भी होना जरूरी है। इस बीच हमने क्रैश कॉन्फ्रेंस के कुछ पदाधिकारियों से इस पूरे प्रकरण में जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया, देखिए, जो हलाल सर्टिफिकेट का जो मामला है वो बहुत ही सेंसिटिव बन जाता है इस तरह की बात कर कि हमें दूसरी कम्युनिटी के साथ धोखा हो रहा है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो दोनों कम्युनिटी हैं इससे बिल्कुल सेफ है। भाई, हलाल सर्टिफिकेट किसी ने अपनी शॉप पे लगाया और कोई इंसान झटके का मीट खाना चाहता है तो उसका तो क्लियर हो गया कि मुझे इससे नहीं खाना। लेकिन एक हमारा अपना जो पर्सनल, जो हमारी कम्युनिटी यानी इस्लाम से मुताल्लिक जितने भी लोग हैं वो हलाल चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हैं और हलाल का तरीक़ा जो इख्तियार करते हैं, जो हमारी गाइडलाइन यानी आइन, इस्लाम का आइन। अब बात आ जाती है जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका भी कानून, उसके भी आइन को हम फॉलो करते हैं। जब लाइसेंस बनता है तो दुकान पर उसको लगाया जाता है, उसके बाद हलाल सर्टिफिकेट का उसको चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो एक्सपोर्ट की ज़रूरत हो। अब मसला आता है कि ऑलरेडी जो पहली सरकारों ने
या आपकी सरकारों ने जो कुछ चीजें ऐसी चेंज की हैं, जैसे स्लॉटर हाउस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को, उसके बाद मसला आता है कि उनका कोई ऑल्टरनेट नहीं किसी सरकार ने बनाया और अफरा तफरी मच गई। 100-100 200-200 किलोमीटर दूर से लोग मीट खाने के लिए उसको ले जाते हैं, बीच में तकलीफें होती हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट का इतना डिस्टेंस हो गया, गोश्त खराब हो जाते हैं मीट। तो चलिए वो अलग मैटर था कि इसी तरह का डिसीजन सरकार ने लिया, और मैं मानता हूं कि ये डिसीजन भी आनन फानन में सरकार ने जो लिया है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता एज ए बिजनेसमैन। तो ये जहां तक मैं मानता हूं कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट का हिस्सा बनाकर और इस पे खींचातानी कर एक पॉलिटिकल स्टंट इसको बनाकर एक हफ्ते में खत्म कर दिया जाएगा, और परेशानी होगी मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ, किसान के साथ, तकलीफ में आएंगे वो, और इन सारी तकलीफों से जब तकलीफ बढ़ेगी तो मुल्क का एक बड़ा नुकसान होता है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, सेल टैक्स का हो, चाहे वो एक्सपोर्ट से जो अर्निंग, जो वापसी फॉरेन करेंसी आती है, मामूली नहीं आती, हजारों करोड़ में आती है। ये छोटे से फायदे के लिए एक बड़ा नुकसान मुल्क का होता है। वो तो ये कह रहे हैं ना, हमने एक्सपोर्ट को एग्जाम्प्ट रखा है, उससे हटा के रखा है, हम लोकल मार्केट में इसको लागू कर रहे हैं। देखिए किस किस चीज को सफाई देंगे, जब ये मैसेज फ्लैश होता है तो सब पर फर्क पड़ता है। इससे किसान जुड़ा हुआ है, छोटा बूचर जुड़ा हुआ है, एक दहशत का माहौल बन गया, रेस्टोरेंट भी जुड़े हैं इससे। अगरचे वो एक्सपोर्ट को इससे अलग भी रखते हैं, तो फिर डोमेस्टिक पे भी जो जिस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिहादी हैं, ये फंडिंग कर रहे हैं, अजीबोगरीब तरह की लैंग्वेज सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे छपना शुरू हो गया, तो एक दहशत हो जाती है। तो सरकारों को चाहिए कि जो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनका एक पूरा प्लान बनाकर उनसे बात की जाए और इसका एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत तरीका अपनाकर इसके व्यापारियों के फायदे की और नुकसान की बातों को भी नजर में रखा जाए। अपने पॉलिटिकल अगर फायदे के लिए ऐसे स्टंट बार बार आते हैं, जैसा मुझे लगता है, ये मेरी जाती राय है, बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए। मुल्क के बहुत बड़े तबके को बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए बात दरअसल ये है, यहाँ दर्शकों के लिए खास बात है और सरकार के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए खास तौर से खास बात यह है कि जब भी कोई किसी बिजनेस को खत्म किया जाता है तो उसका कोई ऑल्टरनेट पहले पेश किया जाता है। यानी आप किसी की दुकान उजाड़ना चाहते हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेट हो, उजाड़ने के बाद जो इससे एसोसिएटेड लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? इस इंडस्ट्री के साथ, यानी इस फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ या एग्रो इंडस्ट्री के साथ देश भर के यानी स्टेट के लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लाखों लोग एकदम बेरोजगार होंगे। जब वो बेरोजगार होंगे तो क्राइम बढ़ेगा। तो अल्टीमेट क्या होगा कि इस तरह के जितने भी डिसीजंस होते हैं सरकारों के, जो ऑल ऑफ अ सडन लिए जाते हैं, जिसको तुगलकी फरमान कह दिया जाता है या कहा जाता है, तुगलकी फरमान से पहले एक स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए ताकि देश के अंदर होने वाले बेरोजगारी के इस बड़े यानी हमले को रोका जा सके। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। हलाल प्रोडक्ट के नाम पर देश के बाजार को कोई ऐसा बाजार नहीं बचा है, देश के बाजार का इस्लामीकरण। सर्टिफिकेट देते हैं तो एक चीज को हम हराम नहीं बता रहे बल्कि हलाल बता रहे हैं। हलाल का मतलब है फूड के अंदर क्लीन, हाइजेनिक और उसके अंदर पूरी स्वच्छता का ध्यान दिया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सनव्वर साहब। एडवोकेट सनव्वर साहब जो हैं वो कुरैश कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं। सवाल ये है कि जब इस तरह के ये प्रोग्राम सरकारों के जरिए से चलाए जा रहे हैं, जिसमें राइट टू फूड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिलीजन्स वगैरह वगैरह इफेक्टेड हैं, तो ऐसे में आप एज एन एडवोकेट क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी और सरकारों को भी और जनता को? मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि 18 नवंबर 2023 को जो यूपी गवर्नमेंट ने हलाल के प्रोडक्शन पर, स्टोरेज पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर और सेल पर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो बैन किया है हलाल प्रोडक्ट को, वो टोटली आर्बिट्रेरी है, अनफेयर है, अनजस्ट है। इसका रीज़न ये है कि हलाल कंजम्पशंस, जो हलाल प्रोडक्ट का कंजम्पशन जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में
आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 19 में पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। हर एक शहरी को, हर एक नागरिक को ये हक है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे और उसको जो है प्रोफेस करे। अगर आप हलाल जो एक शरीयत का एक हिस्सा है, अगर उस कंजम्पशन के ऊपर बैन लगाते हैं तो उसके जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका डायरेक्ट इन्फ्रिंचमेंट होता है। आपकी प्लेट में क्या है, नो वन कैन डिसाइड। ये तो जो कंज्यूमर है वो ही डिसाइड करेगा, वो झटका खाना चाहता है या हलाल खाना चाहता है। तो इसमें जो है, इसमें और फिर सरकार ने कोई एम्पेरिकल स्टडी भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हलाल कंजम्पशन जो बढ़ रहा है तो उससे नॉन हलाल को कोई लॉस हो रहा है। कंपनियां हलाल प्रोडक्ट भी बना सकती हैं, मेथोडोलॉजी की बात है। आप मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही रिलीजियस इशू है, शरीयत से जुड़ा हुआ इशू है। दोनों चीज़ों को केयर करनी पड़ेगी कि लोगों का जो है, जो मार्केट है, इकोनॉमी भी प्रोटेक्ट हो और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका भी इन्फ्रिंचमेंट ना हो। सवाल जी, एक चीज और भी है जो दर्शकों के लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बात हलाल और हराम प्रोडक्ट्स की आती है तो सरकार हलाल पर पाबंदी लगाकर ये कहना चाहती है कि हलाल खाने वालों तुम भी हराम खाओ, यानी तुम भी झटके का खाओ, तुम भी वो खाओ जो हम खाते हैं। जबकि हलाल के फायदे सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, हलाल के फायदे इंसानों को हैं। हलाल जो है वो मेडिकली ये बात प्रूव्ड है कि जो हलाल यानी गोश्त होता है वो कहीं ना कहीं इंसान की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो हमें चाहिए कि हम इस सिलसिले में जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ही अलर्ट हों और कोशिश करें कि हलाल ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बात जब हलाल प्रोडक्ट की आ ही रही है तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि और भी बहुत सारे खाद्यान्न पदार्थ हैं, जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और हम देखते हैं कि दूध जो है वो केमिकल्स से बनाया जा रहा है, खुलेआम उसकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं। उस दूध का, आर्टिफिशियल दूध का बनाने वाला खुलेआम ये कहता है कि मैं 20 साल से बना रहा हूँ, बुलंदशहर के अंदर बना रहा हूँ। साहब, उसका रिकॉर्ड है, वो दिखा रहा है कि आपकी जो है दही भी अच्छी बनेगी, घी भी अच्छा बनेगा। तो उस पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं है। रातों रात एक तुगलकी फरमान जारी होता है और उसके जरिए से एक प्रोडक्ट पर, यानी हलाल प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। अगर सर्टिफिकेट इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस कुछ गलत कर रही हैं तो यकीनी तौर पर उस पर कदगन होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, और किसी भी किस्म का कोई भ्रष्टाचार है, किसी भी किस्म का करप्शन है, वो रुकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वो कोई करप्शन कर रही हैं? नहीं, देखिए, हमारा सरकार का जो ये कंसर्न है कि सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सरकार की ड्यूटी में आता है। हम लोग जो है रेगुलेशन से नहीं बचना चाहते, रेगुलेशंस हो, मगर हलाल जो है एक मेथोडोलॉजी है, एक प्रोसेस है प्रोडक्ट को हलाल बनाने का। तो जो उसकी क्रेडेंशियल्स है वो कौन करते हैं? अक्सर मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, जो मेरी कम्युनिटी का तो ये मारूसी कारोबार है। हम लोग जो है उस मेथोडोलॉजी को जो है, इसको प्रॉपर प्रोसेस से सरकार ये कर सकती है कि हमारा जो है लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करे और उनको आउटसोर्स करे, और उसका जो मेथोडोलॉजी है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि कंजम्पशन जो है उसके ईमान का हिस्सा है। एक हलाल जो कंजम्पशन है उसके ईमान का हिस्सा है, और वो उसके लिए संविधान ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। संविधान ने पूरी उसको आज़ादी दी है कि वो अपने मज़हब के हिसाब से कंजम्पशन को डिसाइड करे। आप अचानक से जो इसको इस तरीके से बंद कर रहे हैं, फिर किसके कहने पर कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस कल्चर को, ये कल्चर जो है प्योरिफिकेशन की कल्चर है, ये इम्प्योर चीज़ प्रोडक्ट नहीं दे रही है, ये तो प्योरीफाई कर रही है, जो हेल्थ के लिए कंपेटेबिलिटी है प्रोडक्ट को उस तरीके से बना रही है। आप साइंटिफिकली ये प्रूफ है जो हलाल प्रोडक्ट है वो मच बेटर है झटके से, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है, ये तो वर्ल्ड वाइड नोन फैक्ट है, इसमें तो कोई डिबेट भी नहीं है, कोई डिबेट की नहीं है। तो आप एक ऐसे जो साइंटिफिकली प्रूफ है, जिसको सारे वर्ल्ड वाइड जो है रिकॉग्निशन मिली भी है, आप उस प्रोडक्ट को एक किसी ऐसे उसमें कि अगर किसी का नॉन हलाल का प्रोडक्ट की कोई सेल कम हो रही है तो ये कोई तरीका नहीं हुआ ना उसको बैन करने का। हाँ, आप जो है उसके मेथोडोलॉजी को इंश्योर करें और रिकॉग्निशन के अपना प्रोसेस करें, आप अपना जो भी आपका रेगुलेशन है वो रेगुलेशन लाएं,
रेगुलेशन लाए, हम तो चाहते हैं बिल्कुल गवर्नमेंट के उसमें रहे, मगर रिलीजियस फ्रीडम भी इंश्योर हो और जो है अपना इकोनॉमी भी उसको भी दे। जमीयत उलमाए हिंद का जो ट्रस्ट हलाल ट्रस्ट है दिल्ली में, उनका कहना है कि उनको एनबीसीसी ने लाइसेंस इशू किया है। अब ये उस विभाग से पूछा जाए कि उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट किन कैपेसिटीज में इस हलाल ट्रस्ट दिल्ली को दिया है। हालांकि इस काम के लिए FCCAI को बनाया गया था। इसमें एक खास बात यह है कि मलेशिया की जैकिम हलाल सर्टिफिकेशन एंड कंसल्टेंसी इन मलेशिया ने भारत की हलाल ट्रस्ट जमीयत उलमाए दिल्ली को ऑथराइज्ड किया है, या यूं कहें कि उस पर भरोसा किया है। और हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है अब तो, कि ये सब जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं वो वोट ध्रुवीकरण के लिए होते हैं, डिवीजन करने के लिए होते हैं और रूल करने के लिए होते हैं, लेकिन इनको धार्मिक भावनाओं से जोड़कर बहुत जल्दी कैश कर लिया जाता है और जनता कैश हो भी जाती है। अब एक वर्ग की भावनाओं का तो ध्यान रखा जाता है, दूसरे वर्ग और समुदाय की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। तो देश की जनता के बीच में ही दो स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स, ये देश को कमजोर करने की राजनीति हो सकती है। सबके साथ की भी बात की जाए और सबके बीच फाड़ भी पैदा की जाए, डिवीजन भी किया जाए, ये राजनीति तो हो सकती है, लेकिन ये देशभक्ति नहीं हो सकती, ये देश प्रेम नहीं हो सकता, राष्ट्र प्रेम नहीं हो सकता। ये राष्ट्र के साथ सरासर धोखा है। तो मुझे लगता है कि हलाल के नाम पर, हलाल प्रोडक्ट के नाम पर देश के बाजार को, कोई ऐसा बाजार नहीं बचा है, देश के बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है। और ये जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। अनुमान है कि 2 ट्रिलियन से ऊपर का पैसा वसूला जा रहा है। हलाल आमतौर पर हम लोग जानते थे कि कुरान का ये शब्द है, और वो बकरे को काटते थे तो हलाल करते थे, वो निर्दयी की तरह, वो उनके धर्म में बात है। लेकिन सनातन धर्म में झटका है। लेकिन अब हलाल चीनी पर आ जाए, हलाल टीवी पर आ जाए, हलाल तेल पर आ जाए, तो ये बाजार का इस्लामीकरण है। और मैं धन्यवाद दूंगा योगी सरकार को, जिसने इस पर जांच शुरू कर दी। और ये कांग्रेस के जमाने से अब जब पता चलता है, फलता फूलता रहा, लोगों का ध्यान नहीं गया। और ये करोड़ों का जजिया टैक्स, क्या ये आतंकवादियों तक पैसा जाता? और मैंने यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से, कि आपने बिहार को बहुत कुछ ज्ञान दिया, विधानसभा में बहुत कुछ ज्ञान दिया, तो अब जरा समाज को विभाजित करने वाला, समाज का इस्लामीकरण करने वाला, ये शरिया कानून को स्थापित करने वाला, ये बाजार का इस्लामीकरण करने वाला, आप इस पर कंट्रोल करें, रोक लगाएं, जिससे कि बिहार का अमन चैन शांति में रहे। लेकिन जो शामिल लोग हैं उनके भी रिएक्शंस आए हैं। उनका ये कहना है कि ये मुद्दा अब क्यों उठ रहा है, ये चीजें तो पहले से चली आ रही हैं, तो ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है? अरे भाई, जब पता चले तभी तो उठेगा। ये क्या पाकिस्तान है कि यहां इस्लामिक कानून चलेगा? ये इस्लामिक कानून को स्थापित करने का, शरिया कानून को स्थापित करने का, इसको कांग्रेस ने बरसों से पाला पोसा। ये जो इंडी गठबंधन है,
इसने पाला पोसा वोट के खातिर चुपचाप सब कुछ फलने फूलने दिया। जब ये उद्बोधन जब भी हुआ है तब से ही इसका विरोध, तुम हलाल करो ना, एक मुस्लिम स्टोर खोल दो हर जिले में, हर बाजार में मुसलमानों के लिए, लेकिन तुम आम नागरिकों पर ये हलाल और जजिया टैक्स और इस्लामिक कानून अब बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री जी जन्मभूमि जा रहे हैं वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन विपक्ष इसको भी राजनीति के नजरिए से देख रहा है, चुनावी राजनीति के नजरिए से, और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब चीजें जो है चुनाव के समय में ही याद आती हैं। प्रधानमंत्री जब विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड से शुरू करते हैं, बिरसा मुंडा जी के गांव से, तो भी राजनीति दिखाई देता है। जब ये बिहारी जी का, बांके बिहारी का दर्शन करने जाते हैं, उस स्थान पे जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, तो भी इनको जब मैंने इसको डीपली देखा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मान्यता सरकार की नहीं है। ये अपनी संस्थाएं चलाते हैं, ये नहीं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष जुड़ी संस्थाएं हैं। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। और जो एजेंसी सर्टिफाइड कर रही थी वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थित नहीं थी। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। अवैध रूप से इसमें कुछ संगठन और लोग इन्वॉल्व थे जो इस सर्टिफिकेट के द्वारा धन वसूली करते थे और जिनका उपयोग वो इस्लामिक प्रचार प्रसार या अपने उन गतिविधियों को चलाने के लिए करते थे, अर्थात धार्मिक रूप से भी भावनाएं आहत हो रही थी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है, और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये हलाला हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी वेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। इस हलाल प्रोडक्ट्स लगे हुए जितने भी सर्टिफाई किए हुए प्रोडक्ट्स थे जो उत्तर प्रदेश की सीमा में पूरी तरह से बैन किए गए हैं, क्योंकि ये मार्केट में एक पूरी तरह से मजहबीकरण करने का प्रयास है। तो हम जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो एक चीज़ को हम हराम नहीं बता रहे बल्कि हलाल बता रहे हैं। हलाल का मतलब है फूड के अंदर क्लीन, हाइजेनिक और उसके अंदर पूरी स्वच्छता का ध्यान दिया गया। ये योगी सरकार का काम है, कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, ये इनका काम है। जब तक सत्ता है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार यूपी के अंदर आएगी तो हमें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। कांट स्लीप, इसीलिए ये मैट्रेस नहीं, गेट द स्लीप कंपनी मैट्रेस। ठीक है, तो अब मैं बहस को शुरू करूं। मैं तमाम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी है, नेता है AIMIM के। मेरे साथ मोहम्मद अतीक साहब है, नेता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। मेरे साथ थोड़ी देर में धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़ेंगे। मेरे साथ मोहम्मद सुलेमान जुड़ेंगे, फाउंडर मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इनका महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी तरफ से एक बयान भी आया है। अब मैं सबसे पहले समझाऊं कि हलाल कानून में पहले हलाल क्या था, कि हलाल किस तरह के से आप जो मांस जो लोग खाते हैं कैसे जिब्बा किया जाता है। एक तरीका हलाल होता है और दूसरा झटका होता है। ठीक है, सिखों में खास तौर से लिखा गया कि झटका खाना चाहिए, हलाल हमको नहीं खाना चाहिए। सिखों के धर्म ग्रंथों में बाकायदा लिखा हुआ है। अब हलाल कानून कहता क्या क्या है, हलाल में इस्लाम में क्या क्या शर्तें हैं, सुन लीजिए दानिश कुरैशी जी। ज्ञानवर्धन कर रहा हूं मैं आपका, दानिश भाई सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ज्ञानवर्धन कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको हलाल सर्टिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, अगर आप एक पशु का वध कर रहे हैं तो उसके समय
कुरान पढ़ा जाना चाहिए, कुरान की आयतें पढ़नी चाहिए, ठीक है। हलाल करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का उच्चारण करे, कलमा भी पढ़ना होता है उसको। इसके बाद हलाल करने वाला पहले वजू करे, ठीक है। हलाल करने वाला पशु को पवित्र मक्का की दिशा की ओर रखे। दिखाइए भाई, सबको दिखाइए, ये ग्राफिक भी चलाइए, आ गया है आपके पास ग्राफिक। तेज चाकू से पशु का जिह्वा सिर धड़ से अलग ना हो, पहले से मृत पशु का मांस खाना प्रतिबंधित है, अनहाइजीनिक है, नहीं खाते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि अब मेरे साथ कौन जुड़ गए हैं बता दीजिए। मुफ्ती हबीब पटेल प्रेसिडेंट है हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के, मुंबई से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करता हूं क्योंकि उनकी संस्था का नाम आया है। हबीब साहब बताइए, क्यों होना चाहिए हलाल? तो फिर तो ये भी होना चाहिए कि हिंदू भी बोलेंगे कि हमारे हिसाब का सामान हो तो झटका भी लिख के दिया जाए, हलाल ही क्यों? फिर तो विश्व हिंदू परिषद बोलेगी कि हमको झटका मीट के लिए तमाम चीजें दी जाए। हबीब पटेल साहब, झटका सर्टिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा फिर। मुफ्ती हबीब पटेल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी अब थोड़ी आवाज आई है। जी, मैं कह रहा हूं कि आप हलाल का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो झटका वाले भी कहेंगे कि झटका का सर्टिफिकेशन भी हो, तो कल विश्व हिंदू परिषद बना लेगी एक संस्था, वो झटका का सर्टिफिकेशन देगी। हलाल का सर्टिफिकेट, हेलो, हाँ बताइए ना, क्यों बांट रहे हलाल के सर्टिफिकेट, क्यों बांट रहे बताइए, क्यों जरूरी है ये? हेलो, और क्या भारत का कानून इसकी इजाजत देता है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हबीब पटेल साहब सुन रहे हैं या नहीं? कौन बांट रहा है? आप लोग बांट रहे हैं सर। हेलो,